Students, we was doing trends in the periodic properties in case of D block elements. Okay, उसमें हमने 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था और उनके ट्रेंड्स को डिस्कस कर लिया था अलोंग द पीरियड इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी हम अलोंग द पीरियड ही करते हैं। ओके, so next property which we are going to discuss today is ionization energies. Okay, what is the meaning of ionization energy? I think you all know, but फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा कट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। If you want to make a atom to a cation by removing one electron, okay, you have to give energy, and that energy which is required to remove this electron is called as the first ionization energy. Okay, similarly, if you want to remove one more atom from this cation form, okay, like this, so you have to supply more energy, and that energy supplied is called as the second ionization energy. Okay, and second ionization energy will be always greater than the first ionization energy. Why so? Because cation में से इलेक्ट्रॉन निकालना will be difficult as comparison to simple atom में से इलेक्ट्रॉन निकालना. Okay, so that is called as the ionization energies. Okay, the first ionization energies and ionization enthalpies of D block elements lie between S and P block elements. जो आपके पास D block elements की first ionization enthalpies हैं वो S and P block elements के between lie करती हैं. Okay, मतलब इनकी जो वैल्यूज होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो एस ब्लॉक एलिमेंट से तो हायर होगी बट पी ब्लॉक एलिमेंट से लोअर होगी, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एटम होते हैं, ठीक है, वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। पी ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन लूज करके नहीं गेन करना पसंद करते हैं, तो इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। और डी जो है वो उनके इन बिटवीन आता है, जैसे आपको पता है एस, उसके बाद बीच में ये डी, उसके बाद ये पी आता है। ओके, तो इसलिए जो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू है वो लो होती है, लो होती है फ्रॉम पी बट हायर फ्रॉम दी एस। दे आर हायर देन those of S block elements and lesser than those of P block elements. The ionization enthalpy gradually increases with increase in atomic number along a given transition series, though some irregularities are also observed. जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे इन अ पीरियड इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके, इन अ सीरीज, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यू विल ऑब्जर्व अ इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रेजुअल इंक्रीज, बट वो इंक्रीज जो है वो आपको कुछ इरेगुलर टाइप मिलेगा। ओके, क्लियर? कई जगह आपको इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है, जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे स्कैंडियम से टाइटेनियम में जाने पे इंक्रीज हुआ, फिर ये देखो थोड़ा सा डिक्रीज है, इरेगुलरिटी देखने को मिल गई, फिर इंक्रीज है, फिर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, देन डिक्रीज, ओके, देन इंक्रीज एंड देन अब्रप्ट जंप। ओके, क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ, मतलब जनरल ट्रेंड क्या है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगा बट इरेगुलरिटीज विल आल्सो बी देयर। ओके, और जो ये सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी लिखी हुई है सभी के लिए। स्कैंडियम के लिए कितनी है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू? 1235। टाइटेनियम के लिए कितनी है? 1309। ओके, और ये जो वैल्यूज हैं वो किलो जूल पर मोल में है। ओके, यहाँ पे मैंने यूनिट्स नहीं मेंशन किए, वो कर देता हूँ अभी, किलो जूल पर मोल, यहाँ पे भी किलो जूल पर मोल। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन। अब ये जो ट्रेंड है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? जनरल ट्रेंड की एक्सप्लेनेशन और जो एक्सेप्शंस आएंगी उनकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। जनरल ट्रेंड जो चल रहा है, जैसे हमने देखा लेफ्ट टू राइट आने पे इंक्रीज हो रही है वैल्यू, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, वो इंक्रीज क्यों हो रही है? जनरल ट्रेंड क्या कहता है? अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? शेल तो चेंज होता नहीं है बट न्यूक्लियर चार्ज वन वन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक प्रोटोन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। स्कैंडियम में 21 प्रोटोन है, टाइटेनियम में 22 प्रोटोन है, वेनेडियम में 23 प्रोटोन है, क्रोमियम में 24 प्रोटोन है। हालांकि इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ही ऐड होता जा रहा है,
जो आउटर मोस्ट शेल है उसी में ऐड होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग आएगा, और इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज कम होता है, और साइज कम होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। ओके, बट जैसे कि आपको कुछ जगह एक्सेप्शंस देखने को भी मिली हैं, वो क्यों है? एक्सेप्शंस कहाँ देखने को मिली है? जहां पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ओके, जैसे क्रोमियम के केस में यहाँ पे जो एक्सेप्शन आई थी, वो क्रोमियम के केस में एक्सेप्शन आई थी ना, यहाँ पे। ओके, तो क्रोमियम के केस में एक्सेप्शन क्यों है? क्रोमियम हैज लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, नॉट लोएस्ट, लो, यहाँ पे लोएस्ट वर्ड गलती से लिखा गया, इसको लो लिखो, हैज लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, as it is going to get stable electronic configuration by losing electron 3d5। ओके, क्लियर? क्योंकि क्रोमियम के लिए इतनी कम क्यों है? हालांकि देखो, क्रोमियम की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादा होनी चाहिए, ये तो इसी रेंज में ही है। ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम की रेंज में ही है, थोड़ा सा फर्क ही है, बट इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए थी। देखो मैंगनीज की कितनी हाई है। क्लियर? तो क्रोमियम के केस में ये इतनी लो वैल्यू क्यों है एज कंपेरिजन टू मैंगनीज? उसका रीजन क्या है आपके पास? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जवाब देगी। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 18 3d5 4s1। तो इसमें जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो 3d5 जो कि क्या है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। ओके, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है ना जिसमें एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड आ जाए। ओके, सो दैट्स व्हाई क्रोमियम लूज वन इलेक्ट्रॉन इजीली। उसके बाद जिंक हैज हाईएस्ट as electron has to be removed from the stable electronic configuration। जिंक के केस में अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू देखें तो देखो कितनी ज्यादा वैल्यू हाई है। चलो वो तो हाई आना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है। बट देखो कॉपर और जिंक की वैल्यू में कितना ज्यादा एब्रप्ट डिफरेंस है। ये डिफरेंस ऐसा क्यों है? क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक जो है वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिसमें फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। ओके, क्लियर? बट होती जो है वो क्या कह सकते हो आप, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, आर्गन 18 3d10 4s, तो उसमें फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। हालांकि लास्ट शेल अभी और 4p भी होगा उसमें, उसको भी अकोमोडेट करना है उसने, और 4d को भी अकोमोडेट करना है, बट ये इसमें तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो जितने भी इसमें ऑर्बिटल हैं वो सारे फुल्ली फिल्ड हैं। तो दैट्स व्हाई जिंक हैज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की को अगर आप डिस्टर्ब करते हो इलेक्ट्रॉन निकाल के, ऑब्वियस है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना इज डिफिकल्ट वन, डिफिकल्ट टास्क। तो इसको आप अगर एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी जो है कहाँ पे यूटिलाइजेशन होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसके लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इज वेरी वेरी हाई। अगर सेकंड आप देखो तो सेकंड देखो कॉपर के लिए कितनी ज्यादा हाई है, जिंक की लो है उल्टा। क्यों? क्योंकि कॉपर के केस में जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जब वो कॉपर +1 बन जाता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 18 3d10। और 3d10 जो है वो फुली, ये भी एक तरह की फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। अब इसको डिस्टर्ब करना भी डिफिकल्ट है, तो उसके केस में देखो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी 3d में से इलेक्ट्रॉन निकालने में, दूसरे वाला। हालांकि जिंक के केस में क्या होगा? जिंक के केस में अगर आपने एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर ही दिया, ओके, उसके बाद तो एक इलेक्ट्रॉन ही निकालना है, और वो भी 4s से, 3d से नहीं। 3d से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट टास्क एज कंपैरिजन टू 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इससे इजीली निकल जाएगा। और कॉपर के केस में ये जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो जिंक से ज्यादा क्यों है? क्योंकि कॉपर के केस में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलना है कॉपर +1 से, ओके, तो उसके केस में कॉपर +1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? आर्गन 18 3d10। एक तो फुली फिल्ड है डी, दूसरा निकलना 3d से है। 4s जो है वो बाहर होता है, 3d तो पेनल्टीमेट शेल में होता है ना। जैसे आउटर मोस्ट शेल को हम बोलते हैं, ये वाले आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं अल्टी बैलेंस शेल, उससे अंदर वाले को बोलते हैं पेनल्टीमेट। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो और डिफिकल्ट टास्क है। ओके, तो इसकी वजह से जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर है, ये कोई बार क्वेश्चन बन भी जाता है तो इसको नोट करने वाली बात है ये, कि कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इतनी हाई क्यों है एज कंपेरिजन टू जिंक। ओके, चलो, तो ये आपके पास एक्सेप्शन हो गई। ओके, आगे
नेक्स्ट इसी से अभी थोड़ा सा रिलेटेड है कि difference in the ionization enthalpies between two successive d block elements is very much less. Okay, जनरल ट्रेंड तो हमें समझ में आ गया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, बट देखो ये जो डिफरेंस है वो बहुत कम है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक तो इरेगुलरिटीज तो है ही है, बट वैसे भी डिफरेंस बहुत कम कम है। ओके, हालांकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ऐसा नहीं देखने को मिलता। पी ब्लॉक में जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लूं नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस, तो इनके बीच में कम से कम 100 200 का गैप होता है किलो जूल पर मोल का, बट इनके केस में देखो गैप इतना ज्यादा कम क्यों है? ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में डिफरेंस इतना कम क्यों है सक्सेसिव एलिमेंट्स के बीच में? उसका रीजन क्या है? The difference in the ionization enthalpies between two successive d block elements is very much less than the difference in case of successive s block and p block. Okay, as electron added to the inner d orbital, which is going to shield outer s electrons, which will balance effect of increased nuclear charge a bit. Okay, अब अभी मतलब नहीं पता लगा हुआ इसका क्या है। देखो, चाहे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें चाहे हम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, ओके, एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे आयरन और कोबाल्ट की एग्जांपल लेते हैं। जो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 3d6 4s2। कोबाल्ट की कितनी है? 3d7 4s2। डिफरेंस क्या है? आयरन में इलेक्ट्रॉन कितने थे, सॉरी आयरन में प्रोटॉन कितने 26, कोबाल्ट में प्रोटॉन कितने हैं 27, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर वही है ना। ओके, अब इसमें आयरन में कोबाल्ट से एक इलेक्ट्रॉन कम है, या ऐसा बोलो कोबाल्ट में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू आयरन, बट वो जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाला वो किस में डाला? आपने 3d में डाला, ना कि 4s में। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो वो किस में ऐड कर रहे हो? वो 3d में ऐड कर रहे हो। मतलब अगर आपके पास ये उसके शेल्स बना दूं मैं, ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलने ये 4s वाले दो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो 4s2 है। ओके, क्लियर? बट अगर आप अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, जैसे जैसे मान लो लेफ्ट टू राइट जाने पे आप एक तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, इसमें प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, दूसरा आप अंदर जो है इसका जो अंदर है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो अंदर वाले शेल में ऐड हो रहे हैं पेनल्टीमेट में। तो पेनल्टीमेट में शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उससे क्या होता है? उससे तो न्यूक्लियर चार्ज शील्ड होता है, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर पुल कम लगती है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ही सारी पुल ले जाते हैं अपने ऊपर। ओके, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके केस में क्या होता है? उसके केस में जो इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐड किस में हो रहे होते हैं? वो 3d में ऐड हो रहे होते हैं। ओके, और जो 3d में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं उससे क्या होता है? उससे इफेक्ट क्या आएगा? उससे आपको ये इफेक्ट आएगा कि 3d जो है वो बाहर वाले 3d में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो वो बाहर वाले 4s को जो है वो इतना ज्यादा न्यूक्लियर पुल लगेगा नहीं जितना लगना चाहिए था, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जितना पुल 4s पे लग सकता था वो इतना लगा क्यों नहीं? क्योंकि जो डी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो उसको बैलेंस कर दे रहे हैं थोड़ा बहुत, ये नहीं कि सारा का सारा। मतलब ओवरऑल इफेक्ट जो है वो आपका न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग ही रहा है, बट कुछ एक हद तक जो इनर डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो शील्ड कर रहे हैं आउटर डी एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, जिसकी वजह से थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है उसका इफेक्ट बैलेंस हो जाता है, पूरा नहीं आएगा आंसर न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग, बट अबेट चार्ज जो है, अबेट जो है उसका इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो तो बैलेंस हुआ थोड़ा बहुत। तो उसकी वजह से आपको सक्सेसिव के केस में जो है वो डिफरेंस इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। ओके, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात यहाँ पे देखो जहां पे एक्सेप्शन आई है उन एक्सेप्शन का रीजन भी वही चीज है। ओके, यहाँ पे एक्सेप्शन आने जैसे अब आप बोलोगे कि वेनेडियम के केस में टाइटेनियम की कम क्यों आ जाए, कम क्यों हो गई? आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया आपने बट ये वाला पॉइंट पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि डी इनर डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो आउटर एस ऑर्बिटल को शील्ड कर देते हैं। ओके, आप बोलोगे कि इसके केस में जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इनर डी ऑर्बिटल में उसने क्या किया? उसने जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को उल्टा काउंटर कर लिया।
और आपका आंसर किसके अकॉर्डिंग आ गया फिर, शील्डिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग। और शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़े तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे इसलिए डिक्रीज हो गई। आप एक्सेप्शन को इस पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हो, जितनी भी एक्सेप्शन आ रही हैं उसको इस पॉइंट से एक्सप्लेन कर दो, जहां पे आपको देखने को मिला कि लेफ्ट टू राइट जाने पे होना इंक्रीज था बट हो डिक्रीज गया, उस पे ये वाला पॉइंट चिपका देना है आपने सब्जेक्टिव पेपर में। ओके, नेक्स्ट आपके पास है सेवंथ प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, केमिकल रिएक्टिविटी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आप समझते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अगर आपने किसी जैसे आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के आपने उसको Fe+2 बनाना है, तो इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी चेंज तो आता है, वो तो आपको पता है, बट अगर उसी एनर्जी चेंज को आपने वोल्टेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, वही आपने एनर्जी चेंज आपने अगर मान लो वोल्टेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो उसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो इन सॉल्यूशन और ज्यादातर जब भी आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब भी आपने कोई भी मेटल यूज करना होता है किसी रिएक्शन के लिए, ओके, वो मेटल हम यूज कैसे करते हैं, वो हम यूज करते हैं बाय यूजिंग दैट मेटल इन द सॉल्यूशन इन वाटर। ओके, तो इन सॉल्यूशन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेदर देन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड या मेटल्स, यहाँ पे साथ में मेटल्स भी लिख देते हैं, कंपाउंड्स, मेटल के जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी या मेटल्स की खुद की जो स्टेबिलिटी है सॉल्यूशन में, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, ना कि उनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर। ओके, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, कि अगर आपने मेटल को सॉलिड से गैसेस स्टेट में सब्लिमेट करना है उस टाइम आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में आपने ये देखना है कि आपने उसका +1 चार्ज बनाना है, +2 बनाना है कि +3 बनाना है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ +1 बनाना है तो आपको सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर +2 बनाना है तो उस टाइम 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, तो उस टाइम आपको फर्स्ट और सेकंड का सम देखना पड़ेगा। अगर 3 निकालने हैं मतलब +3 चार्ज बनाना है, तब आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी देखनी पड़ेगी और इन तीनों का सम देखना पड़ेगा। ओके, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है कि जब आपका कैटायन बन के तैयार हो जाएगा, जो भी आपने बनाना है +1 +2 +3, ओके, जब आपका कैटायन बन के तैयार हो जाएगा, जब वो सॉल्वेंट के साथ, और सॉल्वेंट यहाँ पे मैं वाटर मान रहा हूँ, ठीक है, ये जितना भी डाटा डिस्कस कर रहे हैं वो वाटर में सोल्यूशन बने हुए हैं उनकी डिस्कशन हो रही है। ओके, तो जब वो कैटायन बन के तैयार हो जाएगा और वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा, उस टाइम उसकी इंटरेक्शन की वजह से हम कहते हैं एनर्जी रिलीज होती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, क्लियर, तो उसकी वैल्यू भी देखनी है आपने। ओके, इन सभी एंथैल्पीज का जो सम आएगा, जिसको हम टोटल एंथैल्पी चेंज बोल रहे हैं, उस सम के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपका जैसे मान लो मेटल से मेटल +2 इलेक्ट्रॉन बनना इन दी सॉल्यूशन, ठीक है, ये फेवरेबल है कि नहीं है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। ओके, इन सभी के सम के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड नहीं करता। वो अगर गैसेस स्टेट में हो तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, क्लियर, जब आपने गैसेस स्टेट में मेटल से मेटल +2 बनाना है, बट अगर आप सोल्यूशन में बना रहे हो तो सोल्यूशन में अगर मेटल से मेटल +2 बना रहे हो तो आपको ये तीनों डाटा का कंबाइन लेना पड़ेगा। ओके, और उसके ऊपर ही जो टोटल एंथैल्पी है उसके अकॉर्डिंग ही आपका ई नॉट डिसाइड होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, मगर टोटल एंथैल्पी को ही वोल्टेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का यूनिट क्या है, ई नॉट। ओके, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। उसके बाद ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ये एनसीईआरटी में से मैंने लिया हुआ टेबल, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से। देखो स्कैंडियम के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डाटा ये रहा, टाइटेनियम के लिए ये रहा, ओके, वैनेडियम के लिए ये रहा वैल्यूज। ओके, उसके बाद इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन भी दी हुई है, देखो ये रही, और इनके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ये रही नेगेटिव में।
नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जब भी इनका कटायन बन के रेडी हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन एंथैल्पी किसकी है, इनके +2 वाले कटायन की, सभी के +2 वाले कटायन की हाइड्रोजन एंथैल्पी दी हुई है। ओके, जब इनका +2 वाला, जैसे स्कैंडियम का +2 वाला कटायन बन के जब रेडी हो जाएगा, और जब वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो हाइड्रेटेड जब हो जाएगा, जिसको एक्वस फॉर्म बोलते हैं, उस टाइम कितनी एनर्जी निकलेगी वो ये दिया हुआ है, ये सारा ये उन सभी के लिए दी हुई है। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने इन सभी का सम देखना होता है। ओके, जैसे स्कैंडियम के केस में अगर स्कैंडियम +2 की बात करें, 326 प्लस 631 1235 प्लस इसके लिए ये वैल्यू नहीं मेंशन, तो स्कैंडियम को छोड़ते हैं, कोई और लेते हैं। टाइटेनियम के लिए 473 656 1309 एंड -1 866। तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर पॉजिटिव ही आएगा, बट छोटा सा ही आएगा, मतलब ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हालांकि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये कटायन नहीं बनेगा, क्योंकि आपको खुद ब खुद नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आपने टाइटेनियम से टाइटेनियम +2 बनाना है तो टोटल हेड जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्वस में बनाना है, वाटर में अगर बनाना है तो उसकी बात करता हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये खुद ब खुद नहीं बनेगा, आपको थोड़ी बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। बट ये वैल्यू जो इनके सम की वैल्यू आ रही है वो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, तो वो सम उतनी एनर्जी उसको रूम टेम्परेचर पे वैसे मिल जाएगी। ओके, तो इसलिए टाइटेनियम से टाइटेनियम +2 बनाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, क्लियर। बट जिसके केस में ये जो सम है वो हाई पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, जैसे कॉपर के केस में ये सम जो है वो बड़ा हाई पॉजिटिव वैल्यू में आता है, देखो 339 745 1958 और -2121। ओके, तो इनकी वैल्यू जो है वो हाईली पॉजिटिव आएगी। इट मींस कॉपर इजीली कॉपर से कॉपर +2 स्टेट में नहीं जाता। ओके, तभी तो हम कहते हैं कि कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमें यही इंडिकेशन देता है, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, जैसे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर मेजर ऑफ टोटल एंथैल्पी चेंज, जो हमने बोला था सम होता है। ओके, स्कैंडियम के लिए ये वैल्यू नहीं मेंशन, टाइटेनियम के लिए देखो नेगेटिव है। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम +2 से +1, +2 से न्यूट्रल होना, मतलब अगर वो +2 फॉर्म में हो, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन लेके m बने, उस टाइम कितना एंथैल्पी ई कितना आ रहा है उसके लिए, -1.63। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये वाला जो चेंज है ये एनर्जी फेवर्ड नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं होगा। इट मींस इसके उल्टे वाला रिएक्शन कौन सा होगा, मेटल का मेटल +2 बन जाना बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए ई की वैल्यू क्या होगी, +1.63। इट मींस ये जो टाइटेनियम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली लूज कर देता है और पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करता है। पोटेंशियल पॉजिटिव जनरेट होने का मतलब है एनर्जी रिलीज होती है। ओके, क्लियर। तो अब अगर आप देखो +2 से न्यूट्रल जाने वाला जो पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव होता जा रहा है, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो वो लेस नेगेटिव की तरफ जा रहा है। हालांकि ट्रेंड इसमें भी रेगुलर नहीं है, कई सारे एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, बट अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी वैल्यू नेगेटिव में कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि उनका अगर नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है कि अगर मैं उल्टे की बात करूं m से m+2 बनना, उसके लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो पॉजिटिव में कम होती जा रही है। ओके, और पॉजिटिव में कम होने का मतलब क्या होता है कि ये इजिली अपने +2 में नहीं जाते। ओके, कि ये इजिली अपना, जैसे निकल है, निकल की वैल्यू बहुत कम है। ओके, तो निकल मतलब अवॉइड करता है +2 में जाना, हालांकि इसका ई पॉजिटिव होगा इसलिए चला जाएगा। बट अगर मैं पूछूं निकल और टाइटेनियम में से जल्दी अपने +2 स्टेट में कौन जाता है, टाइटेनियम, क्योंकि इसके लिए जो इसका E0 m2m+2 है, ऑक्सीडाइज होने का जो पोटेंशियल है वो हाई पॉजिटिव है 1.63, और इसका जो E0 m से m+2 पोटेंशियल है वो +0.25 है। ओके, मतलब इतना ज्यादा हाई नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये निकल जितनी स्पीड से चेंज नहीं होगा +2 में अपने +2 वाले का टाइम। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने आपको मतलब बताया हुआ है m प्लस E0 +2 टू m मीन्स कि अगर आपका मेटल +2 स्टेट में है उसको न्यूट्रल स्टेट में भेजने के लिए कितना एंथैल्पी चेंज आएगा।
और +3 से +2 का मतलब कि अगर वो +3 स्टेट में है तो जैसे ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा +3 से +2 वाला, ठीक है। अगर +3 में है तो उसको +2 में भेजने में कितना पोटेंशियल जाएगा। ओके, जैसे इसकी भी थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ही लेते हैं, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसके जो मेटल्स हैं वो +2 वाले कटायन भी बनाते हैं, +3 वाले कटायन भी बनाते हैं। ओके, तो +3 वाले भी देखें, जैसे टाइटेनियम के लिए +3 से +2 जो है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, +2 से +3 वाली जो है वो पॉजिटिव होगी इसके लिए वैल्यू, मतलब टाइटेनियम +3 भी बना देता है। ओके, क्लियर। वेनेडियम के लिए भी पॉजिटिव है, +2 से +3, मतलब वेनेडियम भी +3 बना देता है। क्रोमियम के लिए भी पॉजिटिव है, इट मीन क्रोमियम भी +3 बना देता है। मैंगनीज के लिए देखो, मैंगनीज के लिए अगर +3 से +2 वाला पॉजिटिव है तो +2 से +3 वाला क्या होगा, नेगेटिव। मतलब मैंगनीज कभी भी अपनी +3 स्टेट में जाना पसंद नहीं करता, ये +2 में रहना ही पसंद करता है। ओके, सेम गोज टू आयरन एंड सेम गोज टू कोबाल्ट, ठीक है। बट ये किस में बात हो रही है, ये बात हो रही है एक्वस स्टेट में, जब वो अपनी लिक्विड स्टेट में, जब इनका सोल्यूशन आपने लिक्विड में बनाया हो, वाटर में बनाया हो। ओके, अब जैसे ट्रेंड में हम बात कर ही लेते हैं ट्रेंड की, मैंने जैसे बोला ना कि जनरल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरल ट्रेंड है कि जो M+2 से M की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती जा रही है, मतलब +2 वाला जो कटायन बनना है वो इतना वो कम फेवरेबल होता जा रहा है जब आप लेफ्ट टू राइट जाने जा रहे हो। ओके, नो रेगुलर ट्रेंड, बिकॉज जो इनका सम है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का, इनका सम भी एक इरेगुलर ट्रेंड में ही है, क्योंकि सम ने डिसाइड करना है ना। मैंने क्या बोला था, एटॉमिजेशन, फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनका जो सम है ये आपको ओवरऑल बताएगा ई की वैल्यू, ये डिसाइड करेगा। तो इनका सम ही कोई फिक्स नहीं है, इनके सम में देखो बड़ी गड़ ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसलिए इनके ट्रेंड में भी ऊपर नीचे हो रहा है ई की वैल्यू का जो ट्रेंड है ना, इसलिए देखो ई की वैल्यू कोई खास ट्रेंड दिखा नहीं रही। ओके, जनरल ट्रेंड अगर मैं बात करूं, जनरल ट्रेंड टुवर्ड लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट ड्यू टू जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आपको पता है लेफ्ट टू राइट आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ई नॉट की वैल्यू लेस नेगेटिव होती जाएगी, मतलब वो +2 बनाना उसके फेवर से कम होता जाएगा। ओके, कॉपर शो यूनिक बिहेवियर एज इट हैज ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव, which is due to the reason that the sum of enthalpies of sublimation and ionization is not balanced by the hydration enthalpy। तो इसलिए कॉपर के लिए जो ये सम की वैल्यू आती है, ओके, ये वैल्यू बहुत हाईली पॉजिटिव है, जिसकी वजह से इसके लिए जो ई नॉट है वो भी बड़ा हाईली पॉजिटिव है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, कॉपर इजिली कॉपर+2 बनाना प्रेफर नहीं करता। ओके, the values of E naught for manganese and zinc more than expected due to their greater stability of half-filled D subshells in case of manganese and completely filled D subshell in case of zinc। मैंगनीज और जिंक जो देखो इनके लिए जो वैल्यूज नेगेटिव आने का मतलब क्या है, वो हाईली नेगेटिव है। देखो मतलब उल्टे की अगर बात करें M से M+2 बनना, उसके लिए ये +1.18 है और इसके लिए ये +0.76 है। ओके, मतलब मैंगनीज भी Mn से Mn+2 बना के खुश है, जिंक भी जिंक से Zn+2 बन के खुश है। ये वैल्यू हाई होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन इजिली इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि एक तो इनके अंदर वाले पेनल्टी में डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसकी वजह से 4s से इलेक्ट्रॉन निकलना इजी है। ओके, एक तो ये बात है। दूसरा, उसके बाद जब ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसके बाद इनके केस में एग्जैक्ट स्टेबिलिटी क्यों आ रही है, क्योंकि इनमें fully exactly half filled d subshell in case of manganese और fully filled d है in case of zinc+2। ओके, तो ये रीजन है कि आपके पास मैंगनीज और जिंक के केस में देयर इज यू कैन से हाई वैल्यू ऑफ हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट। ओके, ई नॉट जनरली हम रिडक्शन पोटेंशियल शो करते हैं, जब भी शो करते हैं तो जब भी अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल शो कर दिया, जैसे ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल शो कर दिया तो वहां से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, वो तो क्या होना, वो तो साइन ही आपने इन्वर्स करना है। ओके, तो ये आपके पास ट्रेंड आया +2 से न्यूट्रल एम का। ओके, आगे आपके पास है +3 से +2 वाला,
इसके लिए एक दो पॉइंट हम वही मेन डिस्कस कर लेंगे। Sure. ओके, तो इसके ट्रेंड के केस में जो मेन पॉइंट है हम वही पढ़ लेते हैं। हाई वैल्यू फॉर मैंगनीज इंडिकेट स्टेबिलिटी ऑफ Mn+2 ओवर Mn+3 ड्यू टू स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन। मैं जैसे मैंने पहले बोला कि Mn+2 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू Mn+3, क्योंकि Mn+2 बहुत, इसके लिए तभी ये वैल्यू हाई आ रही है, हाई नेगेटिव वैल्यू आ रही है। देखो, नहीं सॉरी, हाई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, +3 से +2 की बात हो रही है ना इसमें, और +2 इज फेवरेबल एज कंपेरिजन टू +3। ओके, क्योंकि जो मैंगनीज +2 है उसमें स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो क्यों एक और लॉस इलेक्ट्रॉन लूज करके +4 बनाना, D4 बनाना पसंद करेगा? ओके, वो नहीं फेवर करेगा। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू फॉर क्रोमियम इंडिकेट स्टेबिलिटी ऑफ Cr+3 ओवर Cr+2। क्रोमियम के केस में उल्टा है। क्रोमियम के लिए जो M+3 टू +2 बनने की जो ये पोटेंशियल है, ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि +2 से +3 बनना जो है, हम पीछे ऐसे करे जा रहे हैं, ये लिखा हुआ नीचे, +3 से +2 बनना जो है ये पॉजिटिव है, मतलब फेवरेबल है। तो फेवरेबल कैसे हुआ क्रोमियम के केस में? अब आप बोलोगे कि क्रोमियम के केस में अगर इसके Cr+3 की बात करें तो उसमें D3 कॉन्फ़िगरेशन होनी है, और Cr+2 की बात करें उसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन होनी है। तो ये +4 D4 से D3 बनाना क्यों पसंद कर रहा है? ओके, तभी उसकी ज्यादा स्टेबल +3 है ना कि +2। उसका रीजन है, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया होगा उनको तो समझ आ जाएगा, जिनको नहीं भी आप जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं समझा रहा हूँ वैसे थोड़ा सा। ओके, देखो, जो आपका डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों डी जनरेट होते हैं। ओके, पर जब भी आप किसी भी मेटल आयन को, चाहे वो Fe+2 आयन की बात करें, चाहे वो हम स्कैंडियम+2 आयन की बात करें, किसी भी आयन की बात करें, जब भी आप उसको डिसॉल्व करते हो किसी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है, और ज्यादातर कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्टाहेड्रल। खासकर वाटर में तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं इन सभी मेटल आयन के। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, जो ये डीजेनेरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। एक लेवल होता है T2G, एक होता है EG। ओके, और T2G में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी के 3। ओके, डी के 3, और EG में डी जो 5 में से 2 जो है वो EG में चले जाते हैं, 3 जो है T2G में चले जाते हैं। ओके, जब D3 होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, जब D3 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो ऑब्वियस है T2G जो है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा। ये वाला जो T2G लेवल है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा। T4 के केस में क्या होगा, या तो आपको T2G में पेयरिंग करवानी पड़ेगी, या तो आपको इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल वाले EG में डालना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, D4 कॉन्फ़िगरेशन इतनी स्टेबल नहीं है जितनी D3 है। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, जो मैंने आपको बोला कि जो आपका मेटल आयन होगा, ओके, वो क्या करेगा, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी बस इतना इतना समझो कि जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट होके दो लेवल बना लेते हैं, एक T2G लेवल, एक EG लेवल। ओके, और T2G लेवल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड
होगा। अगर एक्जेक्टली हाफ फिल्ड होगा तो ऑब्वियस है इसकी एक्जेक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है। वेयर एज क्रोमियम प्लस टू अगर होता, ये तो क्रोमियम प्लस थ्री के केस में होती है ना D3 कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम प्लस टू होता तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होने थे, तो फिर या तो आपको यहाँ पे पेयरिंग करनी पड़नी है या तो आपको Eg में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ना है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो क्या बोलते हैं जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं अटेन हो पा रही। ओके, तो दैट्स व्हाई क्रोमियम जो है वो अपना प्लस थ्री बनाना ज्यादा प्रेफर करता है एज कंपेरिजन टू प्लस टू। तो इसलिए क्रोमियम के केस में ये वैल्यू देखो बहुत, इन सभी में से ज्यादा सबसे नेगेटिव ज्यादा वैल्यू किसकी है, क्रोमियम की। मतलब क्रोमियम के केस में M+2 से M+3 बनना इज सबसे, इनमें से सबसे ज्यादा फेवरेबल क्रोमियम के लिए ही है, इसलिए क्रोमियम अपने प्लस थ्री में एग्जिस्ट करना पसंद करता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास कुछ एक क्वेश्चन है और उसके बाद आज के लिए ओवर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम कल करेंगे। On what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए है क्योंकि स्कैंडियम जब अपने एटॉमिक स्टेट में होता है तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d1 4s2। तो डी में जो है डी इज पार्शियली फिल्ड ना, ट्रांजिशन एलिमेंट की मेन डेफिनेशन क्या थी, डी ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड इन केस ऑफ देयर एटॉमिक स्टेट और द मोस्ट स्टेबल आयनिक स्टेट जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। इस ये अपनी एटॉमिक स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है इसमें। वेयर एज अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक नॉर्मली अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या उसका कटायन बनता है +2। अगर वो जिंक की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें भी 3d10 है, अगर Zn+2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसमें भी 3d10 है। तो 3d इज फुल्ली फिल्ड इन केस ऑफ बोथ। जिस आयन में वो एग्जिस्ट करता है उसमें भी 3d फुल्ली फिल्ड है, जिस एटम की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है उसमें भी 3d फुल्ली फिल्ड है। तो इट मींस जो आपके पास जिंक है वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा पार्शियली फिल्ड वाली को, कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल शुड बी देयर। तो वो दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं, ना वो अपने आयन में उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना अपनी एटॉमिक स्टेट में। सो दैट्स व्हाई जो जिंक है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं किया जाता है। डी इज जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटॉमिजेशन? एंथैल्पीज हायर एंथैल्पीज ऑफ एटॉमिजेशन क्यों है, क्योंकि वो उनका मेटालिक करेक्टर बहुत हाई है, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस। अगर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगी, stronger bonding between the atoms resulting in the higher enthalpy of atomization. Okay, name a transition element which does not exhibit a variable oxidation state, that is scandium. Why so? इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं बनती। स्कैंडियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1 4s2। तो ये 4s या तो स्कैंडियम +2 बनाता है, बट +2 नहीं बनाता, ये ज्यादातर +3 बनाता है। ये कहता है कि मैंने 3d1 रख के भी क्या करना है, तो मैं एक और छोड़ देता हूँ। तो इसलिए इसमें इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है और ये +3 ही बनाता है। दैट्स इट। सो दैट्स व्हाई ये वेरिएबल शो नहीं करता, क्योंकि इसके डी में एक ही इलेक्ट्रॉन था। 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ही देता है, ये कहता है लगे हाथ डी भी निकाल दो सो दैट आई विल बिकम स्कैंडियम +3, और इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर्गन जैसी हो रही है। नेक्स्ट, why chromium +2 is reducing and manganese +3 is oxidizing when both have D4 configuration? यहाँ पे मैंगनीज +3 नहीं आना, ये +2 आना है यहाँ पे मिसप्रिंट है। ओके, नहीं वेट, क्रोमियम +2, पहले क्रोमियम +2 का देख लें। क्रोमियम +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम क्रोमियम। क्रोमियम +2 की कॉन्फ़िगरेशन होती है D4 3d4। ओके, और मैंगनीज +3 की कितनी होती है, मैंगनीज +3 की होती है, इसमें भी D4 है। ओके, दोनों में D4 कॉन्फ़िगरेशन है 3d4। ओके, बट क्रोमियम +2 जो है वो रिड्यूसिंग नेचर का है। मतलब क्रोमियम +2 जो होगा, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को देगा, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करेगा 3d3, दूसरे को रिड्यूस तभी कर पाएगा ना जब एक इलेक्ट्रॉन देगा। मैंगनीज जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या बननी है 3d5। मतलब मैंगनीज जो है वो अपनी +2 स्टेबल फॉर्म में स्टेबल है, क्रोमियम +3 में आके खुश है, तभी वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अगर +3 में बन रहा होगा। ठीक है, और वो तो अभी हम पढ़ के हटे हैं।
Chromium plus 2 is reducing in as its electronic configuration changes from D4 to D3, the later half having the half filled T2G level. Chromium plus 3 के केस में T2G3 कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आती है, जो मैंने आपको बताया था क्रोमियम केस में ये वाला। ओके, जब वो +3 बन जाता है। ओके, बट ऑन द अदर हैंड द चेंज ऑफ mm+2 to mm+3 results in the half filled D5 configuration which has extra stability. तो मैंगनीज के केस में वो +3 से +2 बनेगा इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे +3 से +2 करना, Mn+3 से +2, लेट मी चेंज +3 से +2, तो वो उसके लिए फेवरेबल है Mn+3 से +2, क्योंकि वो D4 से D5 बनना जाता है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लेके आना जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई मैंगनीज ने क्या किया, +3 स्टेट में जब उसकी D4 कॉन्फ़िगरेशन थी उसने इलेक्ट्रॉन लेके D5 बनाना बेटर समझा। क्रोमियम के केस में उसने D4 से D3 बनाना बेटर समझा, क्योंकि उसको पता है कि उसने वाटर के अंदर कॉम्प्लेक्स बना रखा है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होके 2 लेवल बन चुके हैं, T2G और Eg। तो T2G तो एक्जैक्टली हाफ फिल्ड हो रहा है ना D3 में आने में, तो इसलिए क्रोमियम +2 फॉर्म में जो है वो रिड्यूसिंग है, वेयर एज Mn+3 फॉर्म में जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है, हालांकि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन D4 है। ओके, सो दैट्स इट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट्स इट फॉर टुडे।